वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज मैं क्विक 30 MCQs की जो यहाँ पर 10 मिनट की सीरीज़ है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, मैं बता दूँ कि मेडिकल एंड नर्सेस हब का ही सेकंड शॉर्ट्स चैनल है, जहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको ऐड करके प्रेजेंट की जाती हैं। तो यहाँ पर आज की क्विक लर्निंग सीरीज़ में 30 MCQs हम पढ़ेंगे OBG एंड गायनिक के। इसी तरीके से डेली 30 MCQs आपके विदिन 10 मिनट 12 मिनट में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। 30 जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़। तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का? 260 डेज़, 270 डेज़, 280 डेज़ और 300 डेज़। तो इन दैट टर्म साइंटिफिक वे में हम कहें तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो होता है 280 दिनों का। कितना होता है? 280 डेज़ का। इन 280 डेज़ को आप या तो 10 मंथ भी मान सकते हैं। 10 मंथ लाइक यहाँ पे आपके 4 वीक्स करके है जो आप कंसीडर कर सकते हैं, और 37 वीक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। 37 वीक्स से है जो 42 वीक्स की प्रेगनेंसी भी कंसीडर हो जाती है। टर्म्स हम बात करें तो ये 280 दिन कैसे हमारे काउंट किए जाते हैं? LMP का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन से कैलकुलेट करके यहाँ पे डेज है जो कैलकुलेट किए जाते हैं। इन केस आपको EDD की बात की जाए तो आपका LMP का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज़ है जो ऐड करके आपकी है जो EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो कितना होगा? 280 दिनों का, या फिर 37 हफ्ते से लेके 42 वीक का यहाँ पर क्या है नॉर्मल ड्यूरेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यूसली में भी डिलीवरी होने तक कंटिन्यू रखने के लिए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। ये चारों हार्मोन, ये चारों के चारों हार्मोन अपनी अपनी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं पूरी प्रेगनेंसी में। तो एक हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है ड्यूरिंग कंसीव करने के बाद से लेके, तो मे भी हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यूसली है जो हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी की स्टेज तक ना पहुँच पाए। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेजेस। तो पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉमन कॉज क्या है? PPH, यूट्राइन रप्चर, सर्वाइकल टीयर, यूट्राइन अटोनी और रिटेंड प्लेसेंटा। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH है वो है यूट्राइन अटोनिसिटी। दैट मीन्स यूट्रस की जो मसल्स हैं अपनी टोन है जो क्या कर देती हैं, खो देती हैं। फर्स्ट कॉज तो यहाँ पर होता है क्या PPH का? वो होता है यूट्राइन अटोनिसिटी। इनके हिसाब से सेकंड कॉज पूछें क्या है? सेकंड क्या होगा? रिटेंड प्लेसेंटा। मतलब यहाँ पर बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके मोर देन 30 मिनट तक भी प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो वो कहलाता है रिटेंड प्लेसेंटा। और ये सेकंड रीज़न होता है किसके लिए? PPH के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज़। तो जो नॉर्मल फीटल की हार्ट रेट क्या होती है? 90 to 110 बीट पर मिनट, 110 to 160 बीट पर मिनट, 160 to 200 बीट पर मिनट और 70 to 90 बीट पर मिनट। तो मैं आपको बता दूं कि फीटल हार्ट रेट है जो 8 to 10 वीक की प्रेगनेंसी में फीटोस्कोप है जो चेक की जा सकती है, बट 20 वीक की प्रेगनेंसी में प्रॉपर हार्ट बीट है जो आपको सुनाई दी जाएगी। तो यहाँ पर एक फीटल हार्ट रेट है जो शुरुआती प्रेगनेंसी में जब 7 से 8 वीक की प्रेगनेंसी हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो, बट एक जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो होती है 100 से लेके 160 बीट पर मिनट। 110 से कम है, 110 से कम है तो फीटस क्या है? डिप्रेस्ड हो रहा है। 160 से ज़्यादा हो रही है तो फीटस को क्या हो रहा है? टैकीकार्डिया की कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होगी? 110 से 160 बीट पर मिनट तक। साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कॉमन साइट क्या है? ओवरी, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब और एब्डोमेन। द मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो होती है फैलोपियन ट्यूब। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो फर्टिलाइज्ड मटेरियल है, उस जो कंसेप्सियस मटेरियल है, फर्टिलाइज्ड मटेरियल है,
वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में, और आफ्टर दैट जो इम्प्लांटेशन होगा वो कहाँ पे होगा यूट्रस में। तो यहाँ पर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाना, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब और ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसका मेन साइट क्या होगा, वो होगा फैलोपियन ट्यूब, और यूट्राइन ट्यूब भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सर्वाइकल एग्जामिनेशन इज, तो सर्वाइकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, फॉरसेप्स, स्पेकुलम, क्यूरेटे और डायलेटर। तो यहाँ पर सर्विक्स का एग्जामिनेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे सभी यूज़ होते हैं, फॉरसेप्स भी होता है, स्पेकुलम भी होता है, DNC करते हैं, तो डायलेटर एंड क्यूरेटेज का इस्तेमाल भी होता है, या अबॉर्शन के लिए या कुछ इस तरीके से सैंपल वगैरह कलेक्ट करना हो। मोस्टली अबॉर्शन में DNC है जो डायलेटर और क्यूरेट का इस्तेमाल किया जाता है, बट सर्विक्स का नॉर्मल एग्जामिनेशन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्पेकुलम। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद, तो जो पहली स्टेज है लेबर की कैसे एंड होती है, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर दैट मीन्स स्टार्ट कब होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेकर सर्विक्स के डायलेट होने तक। और फुली सर्विक्स कितनी डायलेट होती है, 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर। डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा तो थर्ड स्टेज है, क्या है, थर्ड स्टेज है, तो यहाँ पर, और डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या है, सेकेंड स्टेज। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन। नेक्स्ट वन, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ, तो सेकेंड स्टेज है जो कब एंड होती है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा था स्टार्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, तो वो था सर्वाइकल डायलिटेशन के बाद यहाँ पे क्या होती है, एंड होती है, सर्विक्स पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है, देन बेबी एक्सपल्सन होगा। अब यहाँ पे द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद द, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज कब खत्म होती है, प्लेसेंटल डिलीवरी, सर्वाइकल डायलिटेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू सर्वाइकल डायलिटेशन वाली स्टेज है हमारी फर्स्ट स्टेज। शुरुआत पूछते हैं यदि यहाँ पे, शुरुआत सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की क्या होती है, बेबी की जब क्राउनिंग होती है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेज कौन सी है जो ख़त्म होगी, वो होगी डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट वन इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड बिटवीन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर किसके बीच की स्टेज है, ऑनसेट ऑफ लेबर टू डायलिटेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा टू रिकवरी, डायलेशन टू डिलीवरी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है यहाँ पर क्या, ऑनसेट ऑफ लेबर टू सर्वाइकल डायलिटेशन, फर्स्ट ए ऑप्शन है क्या है, फर्स्ट स्टेज है। फिर डिलीवरी ऑफ बेबी टू प्लेसेंटा, थर्ड स्टेज का मतलब क्या है, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्ड आउट होने के बीच की जो स्टेज है वो क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पे पूछा है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है जो पीरियड किसके बीच का है, डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद का, मतलब डिलीवर ऑफ द बेबी टू प्लेसेंटल डिलीवरी, प्लेसेंटा टू रिकवरी ये कहलाती फोर्थ स्टेज और ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। नेक्स्ट है यहाँ पे डायलिटेशन टू डिलीवरी, तो डायलेशन टू डिलीवरी सेकेंड स्टेज है। नेक्स्ट वन इज द कॉमन सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉमन साइन क्या है, सीवियर हेडेक, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन और फीवर। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन तो है नहीं कि फीवर आएगा कि चेस्ट पेन होगा, यहाँ पे होगा एब्डोमिनल पेन, क्या होगा, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट इज द सर्जिकल इंसिजन दैट इज मेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, सर्जिकल कट लगाया जाता है कब, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो यहाँ पे उसको क्या कहेंगे हम, हिस्टेरेक्टोमी, एपिजियोटोमी, लैप्रोटोमी या फिर मायोमेक्टोमी। तो टोमी वर्ड जुड़ता है मतलब कुछ कट लगाया जाना है, कुछ अलग किया जाना है, तो यहाँ पे होगा ये एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान भी यदि लार्ज साइज हेड है, वेजाइनल एरिया बच्चे के लिए सफोकेटेड हो रहा है, साइज कम है, उस दौरान एनल और वेजाइनल के बीच में कट लगाया जाता है, उसको कहा जाता है एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी। नेक्स्ट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज, तो कौन से हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन या फिर एस्ट्रोजन। तो जो हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है वो है प्रोलैक्टिन, कौन से हैं, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, तो पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोजेस्ट्रॉन,
इजेक्शन मतलब बाहर निकाल रहे हैं जो ब्रेस्ट मिल्क से, तो वो कौन से होंगे, वो होते हैं ऑक्सीटोसिन। और इसको क्या कहा जाता है, लेट डाउन। और इसी के लिए क्या कहा जाता है, लव हार्मोन। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट वन है द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ यूट्रस। तो बिनाइन ट्यूमर की बात की जाए मतलब यहाँ पे गांठ पड़ जा रही है लेकिन वो मेटास्टेसाइज नहीं हो रही, फैल नहीं रही है। तो बिनाइन ट्यूमर यूट्रस का कौन सा है, फाइब्रॉइड, कार्सिनोमा, सिस्ट या फिर पॉलिप्स। तो जो मोस्ट कॉमनली बिनाइन ट्यूमर होता है यूट्रस में वो कहलाता है फाइब्रॉइड। क्या है, फाइब्रॉइड। अभी हाल फिलहाल में पुणे में एक केस हुआ था, एक महिला के यूट्रस में फाइब्रॉइड था, सर्जरी कराने गई फाइब्रॉइड रिमूव करने की, बट उसका पूरा गर्भाशय ही निकाल दिया गया बाय मिस्टेक, वो भी डॉक्टर की। नेक्स्ट वन द मेडिकल टर्म फॉर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। तो पीरियड्स का एब्सेंट होना क्या कहलाएगा, डिस्मेनोरिया, एमनोरिया, मेनोरेजिया और ओलिगोमेनोरिया। सो द मेडिकल टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे एमनोरिया। क्या कहेंगे, एमनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब बहुत कम पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब पीरियड्स में जो ब्लड है वो बहुत कम आ रहा है। मेनोरेजिया में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। डिस्मेनोरिया का मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द डिसमेनोरिया। जहाँ पे भी डिस जुड़ जाए मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एमनोरिया दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, और बहुत कम लेस अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुएशन में, वो है ओलिगोमेनोरिया। और बहुत ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग हो रही है तो वह मेनोरेजिया। नेक्स्ट वन द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज इन्फेक्शन विद। सर्वाइकल कैंसर किसी इन्फेक्शन के कारण होता है तो उसका मेन रीज़न क्या है, HIV, HPV, HBV या फिर HCV। HBV का मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV का मतलब है हेपेटाइटिस C वायरस। यहाँ पर ये है क्या, एड्स वाला वायरस है, तो इससे तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। ये है हमारा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और यहाँ पर ये क्या है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस। यहाँ पे है हमारा हेपेटाइटिस C वायरस। द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड दैट इज इन्फेक्शन, इट्स द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट इज द टेस्ट यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो अर्ली डिटेक्ट करने वाला टेस्ट है वो क्या है, CT स्कैन, पेपस्मियर, MRI या फिर बायोप्सी। सो द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग होती है, जो टेस्टिंग होती है सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो होती है पेपस्मियर। क्या है, पेपस्मियर। नेक्स्ट इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरेशन इज। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज और 35 डेज। सो द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो होता है 28 दिनों का। अब यहाँ पर यदि ओव्यूलेशन पूछें, क्या है, ओव्यूलेशन पूछें तो 14 डेज में। क्लियर। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स इन द। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है कहाँ पे इम्प्लांट होगा, ओवरी, सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में। यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो फैलोपियन ट्यूब में, और यदि नॉर्मल है तो यूट्रस में। कहाँ पे, यूट्रस में। नेक्स्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी है, और ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल भी है। क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है ओवम। क्या है, ओवम। स्पर्म है जो मेल के लिए है। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो बाय सर्जरी यूट्रस को, गर्भाशय को निकालना क्या कहलाता है, हिस्टेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, लेप्रोटोमी और क्यूरेटेज। तो यहाँ पर हिस्टेक्टोमी, क्या है, हिस्टेक्टोमी, गर्भाशय को सर्जिकली बाहर रिमूव करना किसी भी रीजन से, क्या कहलाएगा, वो कहलाता है हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन। दो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन है जो, और मैमल्स में कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट वन इज द प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ। तो प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्पररी ऑर्गन है। क्या है, टेम्पररी ऑर्गन है।
जो क्या करता है, मदर और बेबी को अटैच करने का काम करता है। एक हिस्सा अटैच होता है यूट्रस के लाइनिंग पर और दूसरा हिस्सा बाय अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है बेबी की नाभि से। तो अब यहाँ पर ये एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि इसकी जो अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स हैं यही ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ों को बाय प्लेसेंटा कैरी करके बेबी में पहुंचाती हैं और जो बेबी का वेस्ट है वो बाहर निकालती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सभी की तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी इज। तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होगा फीटस का डिलीवरी के टाइम पर? ब्रीच, सेफेलिक, शोल्डर एंड ट्रांसवर्स। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स क्या है? ट्रांसवर्स मतलब बेबी पूरा तिरछा हो गया एक तरीके से। शोल्डर में मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस में, वो शोल्डर है। ब्रीच में मतलब बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में है। यहाँ पर सेफेलिक मतलब क्या होगा? हेड डाउन होगा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो जो पहला मिल्क है आफ्टर डिलीवरी के बाद सीक्रेट होता है वो क्या है? कोलेस्ट्रम, लैक्टोज, कैसिन या फिर प्लाज्मा। कैसिन तो प्रोटीन है, क्या प्रोटीन है। फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद, वो होता है कोलेस्ट्रम। एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बच्चे को इम्यूनिटी भी इससे बनती है और शुरुआत के 2-3 दिन तक येलोइश कलर का डिस्चार्ज होगा बाय ब्रेस्ट से। नेक्स्ट वन इज द पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। तो बच्चा पैदा होने के बाद का ड्यूरेशन क्या कहलाता है? एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल या फिर नियोनेटल। एंटीनेटल का मतलब होता है कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने तक का। पोस्टनेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग द डिलीवरी होता है इंट्रानेटल। प्रीनेटल और एंटीनेटल बोथ आर सेम। न्यूनेटल का मतलब होता है बर्थ टू 28 डेज तक का जो न्यूबॉर्न बेबी है वो। क्लियर? तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? पोस्टनेटल पीरियड और परपीरियल पीरियड। नेक्स्ट वन इज द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले बीपी को क्या कहते हैं? डायबिटीज़, एक्लेम्सिया, एनीमिया या हाइपोथायरॉयडिज्म। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने को कहा जाता है एक्लेम्सिया। क्या है? एक्लेम्सिया। लास्ट वन इज द कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी में एनीमिया का सबसे कॉमन लक्षण क्या है? फीवर, फटीग, वॉमिटिंग या फिर कफ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रेगनेंसी में एनीमिया का मतलब है खून की कमी, और यदि प्रेगनेंसी में खून की कमी होती है तो सबसे कॉमन लक्षण क्या होगा? और इसके आगे के आपको इसी तरीके से डेली 30 MCQs आपकी पूरी OBG के शॉर्ट्स ब्रेक पे आपके कवर करवाए जाएंगे। यदि अच्छे लगें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट हो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ऑफिशियल चैनल ही है मेडिकल एंड नर्सेज हब का दूसरा शॉर्ट्स चैनल, जहाँ पे आपको छोटे छोटे और नए नए क्वेश्चन है जो ऐड किए जाएंगे। वहाँ पे आपकी जो क्लासेस चलती कंटिन्यूस रहेंगी, जो क्वेश्चन पेपर होते वो सब कंटिन्यूस चलेगा। इसमें आपको शॉर्ट्स में बेसिक है जो आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।